जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट हमारे पाठ्यक्रम में है, देखिए हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन आता है उसमें एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी आता है। जैसे यहाँ पे कि संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग द्वारा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रत्येक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो ये जो चुनाव आयोग की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ग्राम सभा के सदस्य इनमें कितने होते हैं? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में सरपंच, उप सरपंच एवं सभी निर्वाचित पंच। तो ग्राम सभा के सदस्य में सरपंच हैं, ग्राम सेवक हैं और निर्वाचित पंच, ये सभी होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य में देखें तो सरपंच, ग्राम सेवक योग निर्वाचित पंच होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में जो 73वां संशोधन जोड़ा गया था 1992 में, इसी के द्वारा जो है पंचायती राज्य को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दी गई थी। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया हायर एजुकेशन में। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो शपथ लेता है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, या भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास को बनाए रखने के लिए, या देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने के लिए जो है भारत का राष्ट्रपति देखिए शपथ जो लेता है वो भाग 5 के तहत आर्टिकल जो 60 है उसके तहत राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने निम्नलिखित प्रारूप पर शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में क्या सम्मिलित होता है? यानी हम अगर देखें कि हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा है, तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक मनःस्थिति का विकास करना, सरकार के प्रति सम्मान जाहिर करना या वन्य जीवों की रक्षा करना। तो इसमें देखें कि संविधान, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र का सम्मान करना, वैज्ञानिक मनःस्थिति का विकास और वन्य जीवों की रक्षा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना और उसके आदेश, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके तहत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, इनकी रक्षा करना। तो ये कुल मिला के हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं। इनमें क्रमशः ये क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जैसे 4 ऑप्शन दे दिया गया कि इनमें से कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। तो ये तो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हमें पालन करना है, आदर्श और संस्था को भी ध्यान रखना है। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई लड़के, उनसे मोटिवेट होते हैं, तो उनके उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्परता दिखाना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है, और प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके तहत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, उनके प्रति दया भाव भी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी, और मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, और यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, तो अपनी यथास्थिति बालक या जो प्रतिपाल्य पालन करता है उनको शिक्षा के जो है अवसर भी देना। और ये देखिए जो जोड़ा गया है ये कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, और इसका आर्टिकल है 21 क्लॉज का। B.R. अम्बेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसी भारतीय संविधान के हृदय का आत्मा कहा है, वो कौन सा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए जो B.R. अम्बेडकर जी हैं
इन्होंने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उनकी निश्चित अवधि होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना जरूरी है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भी भाग लेने का अधिकार है। इस प्रकार प्रश्नगत जो कथन है वो 1-4 सही नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्चाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? हिज एक्सीलेंसी, माननीय, महामहिम, श्रीमती। तो यहाँ पे हमें देखना है कि भारतीय संसदीय परंपरा व विधि कानून के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्चाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में हिज एक्सीलेंसी तथा महामहिम पूर्ण नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं। वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? राज्य विधानसभाओं को समाप्त, केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन को कम करना, संवैधानिक उपचार के अधिकार को निलंबित करना। तो आर्टिकल जो 60 है जिसमें राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दी गई, यदि वो संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में है, तो आपातकाल के दौरान जो प्रभाव होंगे उसमें है केंद्र की आधिकारिक कार्यकारिणी का विस्तार, अर्थात केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सके, राज्य की सेवाओं में किसी भी अथवा सभी वर्ग के सेवकों की वेतन एवं भत्ते में कटौती, राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में जो है कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है, और केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों की और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की भी। यहाँ पे दिया है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, जैसे निर्धनता कम करो कार्यक्रम, इनके अलावा मानव विकास योजना, सामाजिक सहायता योजना और न्यूनतम आवश्यक योजना। तो निर्धनता कम करो जो कार्यक्रम है ये मनरेगा से संबंधित है, मानव विकास योजना मिड डे मील, सामाजिक सहायता योजना ये राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन से, न्यूनतम आवश्यकता योजना इंदिरा आवास योजना से जुड़ा है। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? तो योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर दोनों ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए ग्रहणकर्ता यानी लर्नर के पास योग्यता और प्रेरणा दोनों होना चाहिए। लर्नर से यहाँ मतलब हमारा है उस बालक या व्यक्ति से जिसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास हो। सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन के लिए लर्नर अपने पूर्व अनुभव का सहारा लेता है तथा वह कुछ बातें अपनी परिपक्वता के फलस्वरूप भी सीखता है। प्रायः लर्नर विद्यालय परिवेश के एक ऐसा परिपक्व बालक होता है जो सभी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर रहा होता है ताकि वो भविष्य में प्रबुद्ध नागरिक बने। विद्यालय जैसे औपचारिक शिक्षा अभिकरणों की इसलिए स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त हुई और राज्य विश्वविद्यालय के लिए से राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त हुई। तो यही सही है। यूजीसी जो है 1953 को अस्तित्व में आया। 56 में संसद द्वारा अधिनियम के तहत एक सांविधिक संगठन बन गया। ये हायर एजुकेशन के समन्वय और उन्नति संबंधी कार्य करता है। इसे केंद्र सरकार के योजनागत एवं गैर योजनागत निधियां जो है वो प्राप्त होती हैं। पूर्व अधिपत्र यानी पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आते हैं? तो यहाँ पे हम देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो ये है प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार वरीयता क्रम कुछ इस प्रकार है। देखिए वरीयता क्रम में देखें तो पहले राष्ट्रपति आते हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर है राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधान, इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये पूरा ही क्रम दे दिया है कि कैबिनेट मंत्री संघ वाले आते हैं, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के भीतर आते हैं, उपसभापति, भारत की योजना आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, भारत रत्न धारक व्यक्ति, ये सब इनका क्रम है।
भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है। उसे दुर्व्यवहार सिद्ध होने या क्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए अगर देखें तो जो योग्यताएं हैं उसमें है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए। और राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। न्यायाधीश का एक अधिनियम आया था 1968 में। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग संबंधी नियम था, जिसमें यह था कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास की प्रक्रिया का उपबंध किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किस अधिकारिता के तहत आती है इसमें? तो ये देखिए यहाँ पे आता है मौलिक अधिकारिता के तहत। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल या मौलिक अधिकारिता। दूसरा है अपीलीय अधिकारिता, है ना। और तीसरा है परामर्शदायी अधिकारिता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न सही है? भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र है। 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है। 1 संघ शासित क्षेत्र का हाई कोर्ट है। तो ये देखिए 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी अंदर जाके पूछा है। जितने भी हमारे 7 संघ शासित क्षेत्र उसमें अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी में जो है ये विधानसभा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अपना हाई कोर्ट मानता है और संघ शासित राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ 2 राज्य पंजाब एवं हरियाणा दोनों की राजधानी है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।